Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 31 and that is line integral. line integral के बारे में थोड़ा सा हमने लेक्चर 30 के एंड में पढ़ा था, ठीक है। इसमें अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक। सबसे स्टार्ट करते हैं पहले। द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस फ्रॉम के टू एल अलॉन्ग द कर्व इज़ डन अप्रॉक्सीमेटली f1 डेल्टा एस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो वर्क डन होता है ना के से एल तक ले जाने में, ठीक है, ये जो वर्क डन होता है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम डेल्टा एस कह रहे हैं, ठीक है। एक पार्टिकल को के से एल तक ले जा रहे हैं हम, तो उसको हम उसको कह रहे हैं f1 डेल्टा एस, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं टोटल वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल अलॉन्ग द कर्व फ्रॉम ए टू बी इज़ गिवन बाय, ये आपका MCQ आ सकता है, ठीक है, कि द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल अलॉन्ग द कर्व फ्रॉम ए टू बी इज़ गिवन बाय लिमिट डेल्टा गोज़ टू ज़ीरो सम ऑफ एफ टी डेल्टा एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी एस फ्रॉम ए टू बी। ये आपने याद रखना है। आपको 3-4 फार्मूलाज दिए हो सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि जो टोटल वर्क डन होता है एक पार्टिकल को मूव करने में ए टू बी, तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी एस अलॉन्ग द पाथ ए बी, ठीक है, या फिर क्या है, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ टी इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी एस अलॉन्ग अ कर्व सी, ठीक है। तो ये आपको इसके जो है रिटर्न हम इसको जिस फॉर्म में लिखते हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। शायद आपको ये तीनों एज इट इज़ दिए हो, ठीक है, एक ये दिया हो, एक ये दिया हो और एक ये वाला दिया हो, ठीक है, और आपको कहा हो कि जो है तो सही वाला चूज़ करें और नीचे दिया हो ऑल ऑफ द अबव, तो फिर आप ऑल चूज़ करें, क्योंकि ये तीनों जो है तीनों तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। Such an integral thus formed is called a line integral. Such instance integration is carried out along the path of particular curve C joining AB, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल फॉर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो एक पार्टिकुलर जो कर्व है ना C उस पे इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लाइन इंटीग्रल में फाइंड क्या करते हैं, वर्क डन ऑन अ पार्टिकल, ठीक है, टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। उसके लिए हम क्या इवेलुएट करते हैं, उसके लिए हम लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं, ठीक है। अच्छा फार्मूला वही है, आई इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी एक्स अलॉन्ग द पाथ ए बी या फिर एफ टी डी एस अलॉन्ग द कर्व सी, ठीक है। वेयर सी इज़ द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स बिटवीन ए एक्स वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू, ठीक है। सी जो है वो कर्व है और कर्व का इधर फार्मूला दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। हमें फंक्शन गिवन होगा कर्व का और फिर हमें पॉइंट्स बताए हुए ए और बी, ठीक है। देयर इज़ इनफैक्ट एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इंटीग्रल विच इज़ ऑफन यूजफुल, सो लेट अस आल्सो कंसिडर दैट। एक और अल्टरनेटिव फॉर्म भी होती है इस इंटीग्रल की, तो हम अब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म क्या, इट इज़ ऑफन मोर कन्वीनियंट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई देन टू टेक आर्क लेंथ एज वेरिएबल, ठीक है। कह रहे हैं कि हम x और y से क्या कर सकते हैं, कन्वीनियंट मेथड है कि हम विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इंटीग्रेट करें, बजाय इसका कि हम आर्क लेंथ को वेरिएबल लें, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या बनेगा हमारा, इफ़ एफ टी एज अ कंपोनेंट p इन द x डायरेक्शन q इन द y डायरेक्शन, तो फिर वर्क डन फ्रॉम k टू l कैन बी स्टेटेड एज p डेल्टा x एंड q डेल्टा y, ठीक है। ये भी देख लें, हाँ ठीक है। अगर हमारी पी एक्स डायरेक्शन में और क्यू जो है वो वाई डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जो हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करें वो क्या होगा, उसको हम लिख सकते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, हम इधर एफ टी डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देख लें, हमें क्या है कि इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 3y डी एक्स फ्रॉम ए 0 1 टू बी 2 5, ठीक है, अलॉन्ग द कर्व सी अलॉन्ग द कर्व सी। और कर्व का फार्मूला क्या गिवन है, कर्व का फार्मूला है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेथड इसका क्या होगा, मेथड इसका देख लें। हमें पहले ये जो y यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हमने x में चेंज करना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या है, लाइन इंटीग्रल जो फॉर्म है हमारी वो है इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई अलॉन्ग द कर्व सी वेयर इन दिस केस q इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास q तो है ही नहीं ना, पी डी एक्स हमारे पास गिवन है, क्यू डी वाई तो हमारे पास है ही नहीं, तो q क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और c जो है वो कर्व क्या है, कर्व हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा मेथड है वो ये होगा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इट कैन बी कन्वर्टेड एट वंस इनटू एन ऑर्डिनरी इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूटिंग फॉर वाई एंड अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट लिमिट्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसको सिंपली हम एक ही स्टेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी इंटीग्रल में। ऑर्डिनरी इंटीग्रल मतलब कि यहाँ पे जो y है ना, इसको हम फुल इस इंटीग्रल के फंक्शन को क्या कर देंगे, इसको हम x का फंक्शन बना देंगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, ये जो पी डी एक्स हमारे पास है ना, x + 3y dx। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स देखें, a का हमें कहा हुआ है 0 1 और b का कहा हुआ है 2 5। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हम पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और ये देखें स्टार्ट किधर से हो रहा है, a 0 1 0 मतलब x जो है वो 0 है, लेकिन y क्या है, y 1 है। ठीक है, और फिर वो जा रहा है 2 5 तक, यानी कि जो x है वो क्या है, वो 2 है। ये देखें x जो है वो 2 है। ठीक है, और y क्या है, y 5 है। ठीक, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करें, विद रिस्पेक्ट टू x करें ना, तो हमारी लिमिट्स किसकी होंगी, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें तो हमारी लिमिट्स जो है वो x की होंगी। तो लिमिट्स हमारी क्या हैं, 0 to 2 लिमिट्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 to 2 लिख लिया है, और ये जो y यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस y की जगह पे हमने y की क्या लिख ली है, y की जो यहाँ पे कर्व था ना वो हमने लिख लिया 3, y की जगह क्या लिख लिया, 1 + x²। ठीक है, x², और अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है x तो एज इट इज़ आ गया, 3y की जगह क्या आएगा, 3 1 = 3 एंड प्लस 3x²। ठीक है, ये हमारा फुल फंक्शन जो है ये विद रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास आ गया। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट्स हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क डन फ्रॉम a to b क्या आ गया, 16। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दूसरी एग्जांपल देखें, उसमें भी हमने लाइन इंटीग्रल जो है वो इवेलुएट करना है। ठीक है, ऑफ x² + y dx प्लस x - y² dy। ठीक है, अलॉन्ग द कर्व c फ्रॉम a 0 2 to b 3 5 अलॉन्ग द कर्व y = 2 + x। अब देखें यहाँ पे हमें कर्व जो है वो गिवन है। ठीक है, हमें पॉइंट्स भी बताए हुए हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट से एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ देखें कैसे बनाएंगे। हमारे पास फर्स्ट में पॉइंट्स क्या है, ए पॉइंट है 0 2, इट मींस x क्या होगा, x 0 है, और y क्या है, y जो है वो 2 है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट a। ठीक है, अब ये b को देखें, b जो है वो जा रहा है 3 की तरफ, मतलब x जो है वो 3 है, और ऊपर किधर जा रहा है, y जो है वो 5 है, इट मींस y देखें 5 एंड b 3। ठीक है, सो ये हमारा जो है ये हमारे पास लाइन आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है हमने। अब मेथड कैसे होगा, इसको यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से इसको स्टेप वाइज देखते हैं और मैं आपको स्टेप्स भी बताती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट कैसे करते हैं, पहले तो हम लाइन इंटीग्रल का फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, I = p dx + q dy अलॉन्ग द कर्व c। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अगर हम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब हम जो इंटीग्रेट करें वो अगर हम x पे करें तो हम dy और y की जो इक्वेशंस हैं ना हमारे फार्मूला में, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड dx। ठीक है, ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। और कैसे करेंगे, हम ऐसे ही तो नहीं चेंज कर सकते ना, डायरेक्ट चेंज करें। जो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दी होती है ना क्वेश्चन में, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम y को और dy को चेंज करेंगे, किस में, x में और dx में। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर राइट द लिमिट्स एंड देन इंटीग्रेट, और फिर हम लिमिट्स लिखेंगे जो लिमिट्स हमें दी हुई है। ठीक है, लिमिट्स हमें उन्होंने पॉइंट से दी हुई है, और फिर हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने लिमिट्स देखनी है। ठीक हो गया, ये हमारा कर्व है। ठीक, और ये हमें इसको इवेलुएट करना है। सही है, अब हम इवेलुएट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिख लिया। ठीक है, फार्मूला में फिर हमने अपनी इक्वेशन पुट कर दी, x² + y dx प्लस x - y² dy। ठीक है, अलॉन्ग द कर्व c। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो यहाँ पे y गिवन है ना, इन y में हमने क्या करना है, इनमें हमने y की जो ये कर्व की इक्वेशन है ना 2 + x ये पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम p में, यानी ये जो x + y x² + y है ना, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 2 + x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + x + 2। ठीक है,
दूसरा अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा x माइनस, और ये y स्क्वायर है ना, तो y की जगह हमने क्या लिख दिया 2 + x होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, इसको क्या करेंगे हम ओपन करेंगे, ठीक। अब हमने यहाँ पे माइनस वगैरह करके सारी कैलकुलेशंस करके हमारे पास आता है -x² - 3x - 4। अब यहाँ पे माइनस के साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x² + 3x + 4, ठीक है। आल्सो द कर्व y = 2x। अब y जो है वो 2x के इक्वल है ना, तो dy किसके इक्वल होगा, dy जो है वो dx के इक्वल होगा, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे कोई और वैल्यू बचती नहीं है, ठीक है। अगर हम y को विद रिस्पेक्ट टू अगर हम y को इंटीग्रेट करें ना, dy और dx फाइंड करें, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं रहता, तो इसलिए dy जो है वो dx के इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब लिमिट्स हमारी क्या है, लिमिट्स हमारी x = 0 to x = 3 है। ये जो हमें पॉइंट्स दिया हुआ है ना, हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें, तो ये देखें एक 0 है, दूसरा x का लिमिट क्या है 3 है, और इसको आप ग्राफ ड्रा करके भी लिमिट्स इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें फिर सारी सिंपल कैलकुलेशन है, x² + x + 2 dx प्लस ये -x² + 3x + 4, ठीक है, dx। यहाँ पे dy की जगह हमने क्या लिख लिया, dy की जगह हमने dx लिख लिया, ठीक। q और p जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे ना, यहाँ पे जो हमने ये p और q कैलकुलेट किए थे, इसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की हैं, ठीक है सारी हमने। अब ये देखें, अब हमारी पूरी इक्वेशन विद इन टर्म्स ऑफ x हो गई है, dy भी dx में चेंज हो गया है, जहाँ पे y था वो भी सारा x में चेंज हो गया, और हमने x की लिमिट्स लगा दी हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये dx को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, और ये बाकी सारी टर्म्स को एक साथ करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं, ये x² x से कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -3x + x से -2x बन जाएगा, और -4 + 2 ये -2 बन गया, ठीक। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आंसर आता है -15, ओके। सो इस तरह आपने इंटीग्रेट करना है, स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, और मैं इसका नेक्स्ट आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप एक बात याद रखें कि जो हमारे पॉइंट्स हैं ना, x क्या है 0 to 1, ठीक है। पॉइंट्स हमारा b का क्या है 1 4, ठीक हो गया ना, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 9.4। अब ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट वाली। इसमें भी हमने इवेलुएट करना है x² + 2y dx + xy dy को इवेलुएट करना है। देखिए हमारा जो वो है ना फंक्शन भी सेम है, x² + 2y dx एंड प्लस xy dy, ठीक है। और पॉइंट्स जो है सिर्फ हमारे पॉइंट्स चेंज हैं। देखें यहाँ पे ओरिजिन 0 0 है, b1 4 है ना, और यहाँ पे जो है दो हमें पाथ्स दिए हुए, एक 0 0 to a 1 0, और दूसरा क्या है अलॉन्ग y = 0, और दूसरा हमारे पास है a 1 0 to b 1 4, ठीक है। मतलब हमारे पाथ्स डिफरेंट हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट पॉइंट है ना 1 4 वो दोनों में सेम है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन वो हम सिर्फ तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम ये दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक। ये वाला मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक दफ़ा मैंने आपको समझा दिया कि आपने इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक। फुल इक्वेशन को आपने क्या करना है इन टर्म्स ऑफ x कर देना है, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। सिंपली वो इंटीग्रेट आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.4। अब ये दूसरा मैं आपको करवाती हूँ क्योंकि इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं इवेलुएट i x² + 2y dx + xy dy, ठीक है, फ्रॉम 0 0 to a, ठीक है। ओरिजिन हमारा है 0 0 to a, ठीक है। पहले हमारे पास एक पाथ है OA, ठीक हो गया, और दूसरा पाथ कह रहे हैं कि फ्रॉम a to b, तो दूसरा पाथ हमारा क्या है, दूसरा पाथ हमारा है AB का, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन x = 1, ठीक हो गया। ये हमें इन्होंने सारी लिमिट्स दे दी हैं। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन से सारा डेटा लेना है, जो डेटा उन्होंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो आलमोस्ट काफ़ी जो है सारा वैल्यूएबल डेटा होता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितने हैं, दो पाथ्स हैं, एक OA पाथ है, ठीक है, एक OA पाथ है, और दूसरा क्या है, दूसरा AB पाथ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल अगर हमें फाइंड करना है तो पहले हम OA के लिए इंटीग्रेट करेंगे, लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम AB का लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे, और फिर उससे जो रिज़ल्ट आएगा ना उन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करें, हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करें OA के लिए, ठीक है। अब OA के लिए हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे y क्या होगा, y जो है यहाँ पे 0 रहता है, ठीक है, क्योंकि अलॉन्ग द x एक्सिस y = 0, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि अलॉन्ग द लाइन y = 0, देखें क्वेश्चन में भी है,
ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो dy भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और x की लिमिट्स देखें, x की लिमिट्स क्या है, x की लिमिट्स है 0 to 1, ठीक है, ये हमारा 1 है, इसकी लिमिट 0 to 1 हो गई। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, पहले हमने अपना फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे देखें हमारा y इज इक्वल टू 0 और dy इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे भी 0 पुट करना है और जहाँ पे dy है वहाँ पे भी 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई की जगह 0, dx प्लस एक्स वाई की जगह 0, dy की जगह भी 0 पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास OA के लिए आएगा आई इंटेग्रल ऑफ OA। अब हम सिर्फ OA की लाइन पे जो वर्क डन हुआ है ना, हम सिर्फ वो फाइंड करें फ़िलहाल। तो यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये फुल 0 हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर dx। अब उसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1/3। अब हमने क्या करना है, अब हमने AB पे जो पाथ है उसके लिए हमने फाइंड करना है, ठीक है। टू फाइंड अ लाइन इंटीग्रल फॉर AB, C2 हमारा पाथ है, ठीक है। ये वाला जो पाथ था ये C1 था, अब C2 की बात हम करें। अब यहाँ पे देखें इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए, यहाँ भी हमें कहा हुआ है अलॉन्ग द लाइन x इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि हमारी लाइन क्या है, लाइन में x इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसके अभी थोड़ी आगे जाएंगे ना तो इसके रूल्स हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 1 है और dx जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का dx हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। लिमिट्स हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो लाइन हमारी है ना वो पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। तो हम इन टर्म्स ऑफ y बात करें, यहाँ पे लाइन हमारी पैरेलल टू x एक्सिस थी तो हम इन टर्म्स ऑफ x इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन में लिमिट्स x की लिखी थी और जो पूरा का पूरा फार्मूला था या पूरी की पूरी इक्वेशन थी उसको हमने इन टर्म्स ऑफ x चेंज किया था। यहाँ पे जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो y की लिमिट्स आएंगी, ठीक है। और हमने इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, y करना है। इट मीन्स कि x को हमने चेंज करना है y में, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। अच्छा, अब i इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूरा हमने फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 1 है और dx इज़ इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y और dx की जगह हमने क्या लिख लिया, dx की जगह 0 लिख लिया, ठीक है। एक्स वाई डी वाई, तो x की जगह क्या आएगा, x की जगह 1 आ गया और y dy एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो हमारे पास क्या रह गया, y dy रह गया। आप सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स हमने 0 to 4 लिखी हुई, क्योंकि डायग्राम में देख लें, डायग्राम में y की लिमिट्स क्या है 0 to 4, यहाँ से भी आपको मिल सकती है। देखिए ये y1 है और ये y2 है, ठीक है, ये y1 है और ये y2 है, तो y की लिमिट्स क्या हो गई 0 to 4, ठीक है। वो लिमिट्स आप पुट करेंगे तो आंसर आता है 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल वर्क डन फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, तो क्या होगा IOA प्लस IAB, ठीक है। IOA हमारा क्या था 1/3 प्लस 8, तो हमारा आंसर आता है 25/3 और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 आता है, 1 हमारा रिमाइंडर हो जाता है और डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें 8 1/3 आ गया। इफ़ वी नाउ लुक बैक टू एग्जांपल 3 and 4, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, एग्जांपल 3 और 4 को अगर हम देखें तो हमारा जो वो था फंक्शन था वो तो सेम था, लेकिन हमारे पाथ्स डिफरेंट थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एक पाथ था और यहाँ पे हम पहले क्या गए, पहले O से A तक गए और फिर A से B तक गए, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 2 एंड पॉइंट्स उसके सेम हो लेकिन पाथ्स डिफरेंट हो, तो अगर हम उन 2 डायग्राम्स को कंबाइन करेंगे तो ये डायग्राम हमारे पास बनते, ठीक है। एक फंक्शन हमारा ये वाला था और दूसरा जो फंक्शन था वो ये दूसरा वाला था, ठीक है। एक ये वाला फंक्शन था हमारा, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट दोनों का सेम था, ठीक है। तो रिज़ल्ट जो हमारा ऑब्टेन हुआ था IC, जो हमारा डायरेक्ट हमारा एक कर्व से हम गए थे तो उसका रिज़ल्ट आया था 9 2/3, ठीक है, या वो 9.4। और IC1 प्लस IC2 का आंसर क्या आया था 8 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिमार्क क्या बनता है कि द इंटीग्रेशन अलॉन्ग टू डिस्टिंक्ट पाथ्स जॉइनिंग द सेम 2 एंड पॉइंट्स डज नॉट नेसेसरीली गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। ये भी आपका एक MCQ पॉइंट है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और डिस्टिंक्ट पाथ से कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम होगा। अब ज़ाहिर है यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट तो हमारा एक है लेकिन पाथ्स हमारे डिफरेंट है, तो मे भी जो हमारा लाइन इंटीग्रल आएगा या जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है।
अच्छा, यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन इंटीग्रल है एफ डी एस अलॉन्ग द कर्व सी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई अलॉन्ग द कर्व सी। ये बात हमने ऊपर पढ़ ली है। अब दूसरी बात ये करें कि इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस अलॉन्ग द पाथ ए बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस अलॉन्ग द पाथ बी ए। इन्होंने पाथ क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अगर हम ए बी जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बी ए का मतलब बी से ए की तरफ आ रहे हैं, हाँ, उसका पाथ हमने चेंज कर दे तो उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। एंड इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ए बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ये आएगा नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको मैंने कंफर्म किया है। यहाँ पे आता है माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई अलॉन्ग द पाथ बी ए। ये देखिए हमने यहाँ पे पाथ चेंज किया तो हमारा जो साइन है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। द साइन ऑफ, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द साइन ऑफ अ लाइन इंटीग्रल इज रिवर्स्ड। लाइन इंटीग्रल का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ इज रिवर्स, अगर हम इंटीग्रेशन की जो डायरेक्शन है ना उस पाथ पे, उसको अगर हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। फॉर अ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल्स टू के एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखें वही बात आपको बता रहे हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन करें और वो पाथ जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, तो x हमारे पास k के इक्वल होगा और dx जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बात हो रही थी, यहाँ पे हमने इन टर्म्स ऑफ y किया था ना इंटीग्रेट। ये देखें dx में हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा q dy, ठीक है। p dx हमारा 0 हो जाएगा। और फॉर अ पाथ इंटीग्रेशन पैरेलल टू द x एक्सिस दैट इज़ y इज इक्वल्स टू k। और ये देखें ये इन्होंने डायरेक्ट बता दिया, ये भी आपके MCQs में आ सकता है, ठीक है, कि पी डी एक्स जो है वो क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ज़ाहिर है डी एक्स 0 हो गया तो जब डी एक्स पूरे के पूरे पी से मल्टीप्लाई होगा, चाहे वहाँ पे कुछ भी लिखा हो, तो वो सारा का सारा 0 हो जाएगा और फंक्शन हमारा सिर्फ क्यू डी वाई का रह जाएगा, ठीक है। और फॉर अ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर हमारी पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, जैसे ये वाली थी, तो यहाँ पर हमने इन टर्म्स ऑफ x इंटीग्रेट करना है और y हमारा इक्वल्स टू k है और dy क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारा जो इंटीग्रल ऑफ q dy इज इक्वल्स टू 0 अलॉन्ग द कर्व c, q dy 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि dy हमारा टोटल 0 हो गया। q में कुछ भी लिखा हो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0, और हमारे पास सिर्फ रह क्या जाएगा, पी डी एक्स रह जाएगा, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा ये देखें, इफ़ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सी जॉइनिंग ए टू बी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए के एंड के बी, देन वही बात करें कि अगर हमारी जो इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी कि पहले हम ओ ए तक गए थे और फिर हम ए से बी तक गए थे, तो हमें उसको कैसे टोटल इंटीग्रेट करना है, वो होगा आई सी इज इक्वल्स टू आई ए बी इज इक्वल्स टू आई ए के प्लस आई के बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ओ बी था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ओ बी फाइंड करना है तो हमें पहले ओ ए प्लस ओ बी ए बी करना होगा, ठीक, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं इफ़ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे इन्होंने देखें वो भी बताई हुई है, ओ ए के, ठीक है। अब हमने ए बी फाइंड करना है, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक ये पूरी लाइन गई हुई है फाइंड करनी है। तो अब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ए के प्लस के बी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा हमें ओ बी फाइंड करना है, तो हमारा पाथ क्या होगा, ओ ए एंड ए बी, ठीक है। और इफ़ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सी इज़ नॉट सिंगल वैल्यूड फॉर पार्ट ऑफ इट्स एक्सटेंट द पाथ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। और ये कह रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन जो सी है उसका पाथ जो है वो सिंगल वैल्यूड नहीं है, मतलब उसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, y की एक वैल्यू माइनस है दूसरी प्लस है, या फिर x की एक वैल्यू माइनस है दूसरी प्लस है, तो उसको हम कहते हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, y इज इक्वल्स टू f1x फ्रॉम a टू k एंड y इज इक्वल्स टू f2x फ्रॉम k टू b। मतलब y को हम क्या कर देते हैं, f1x कर देते हैं, ठीक है, एक फंक्शन उसको दे देते हैं और दूसरा फंक्शन जो है उसको हम f2x कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो वो हैं पाथ्स है वो चेंज हैं। ये देखिए यहाँ पे y को f1x कहा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से फिर इसको f2x कहा हुआ है, ठीक। इन ऑल केसेस एक्चुअल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व मस्ट बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। तो कह रहे हैं सारे केसेस में क्या जो एक्चुअल पार्ट था इंटीग्रेशन का उसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, उसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों देखें, अगर ये सिंगल वैल्यूड नहीं है तो पहले हम एक सिंगल वैल्यूड फाइंड करेंगे और फिर दूसरा सिंगल वैल्यूड फाइंड करेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल पार्ट जो है उसको कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। आगे जो है तो उसमें 3 एग्जांपल्स हैं और थोड़ी डिटेल हैं, तो इन केस अगर आपको एग्जांपल्स खुद करने आप कर सकते हैं, और अगर बीच में कोई कन्फ्यूजन आ जाती है
तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में ये बाकी एग्जांपल जो है उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करना याद रखें।